नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि मुसीबतों के पहाड़ के बीच में कच्चे तेल में उबाल बरकरार है। कच्चा तेल ब्रेंट पर $112 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पर करेंगे बातचीत, समझेंगे रणनीति, साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर हम लगातार थोड़ी नरमी देख रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट कम हुए हैं। क्या यहां पर सोने का भाव 1.5 लाख के नीचे जाएगा? कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है? क्या समीकरण है? सब पर करेंगे चर्चा और साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस रहेगा ही। हमारे साथ है मेरे एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान, एल गोपालन सन्स के पार्टनर विकास सोनी हमारे साथ मौजूद है और केडा एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का ही स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल के भाव को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। और अगर आज का कारोबार देखें खास तौर से कच्चे तेल में, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेंट है वो 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। $112-113 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और लगातार यहाँ पर तेजी हमने देखी है। वेस्ट एशिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके कारण हमने लगातार प्राइसेस ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो अप स्पर्ट देखने को मिला है इसके बाद ये 1 वीक के हाईस पर प्राइसेस आ चुके हैं। इनफैक्ट अगर एमसीएक्स पर भी देखेंगे तो जो कच्चे तेल का भाव है वो 9,100 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है और इस समय 9,007 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन रणनीति यहाँ से क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। इमरान, सबसे पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे। ईरान ने जो एनर्जी फैसिलिटीज पर स्ट्राइक किया है उसका सीधा इम्पैक्ट हम कच्चे तेल के भाव पर इस समय देख रहे हैं। 4.25% ऊपर ब्रेंट है। ये तो क्लियर है ही, लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं कि जब तक वेस्ट एशिया की टेंशन बनी रहेगी कच्चा तेल नरम नहीं होगा, इनफैक्ट तेजी का ही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो भी वेस्ट एशिया में हो रहा है, क्या वो इन स्तरों के आसपास फैक्टर्ड इन हो चुका है या फिर थोड़े से हालात वर्सन होते हैं तो और स्पर्ट देखने को मिल सकता है? कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल फंडामेंटल्स को? नमस्कार दीपाली जी। नमस्कार फंडामेंटल तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, मतलब सप्लाई साइड डिटीरियोरेट हो रहा है तो प्राइसेस जी। इनफैक्ट इमरान, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आपसे रिकनेक्ट करके बातचीत करेंगे। अजय केडे में हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपकी राय क्या है या फिर क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं कच्चे तेल पर इस वक्त? नमस्कार दीपाली जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है कि इस बार की जो ये मोमेंटम है ये सप्लाई को लेकर डिस्टर्बेंस नहीं है। आप देखिए यूएस का प्रोडक्शन, रशिया, मिडिल ईस्ट सबके प्रोडक्शन बढ़े हुए ही हैं। इनफैक्ट हम देख रहे थे 6 महीने पहले हम प्रोडक्शन कट कर रहे थे प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए। ये है लॉजिस्टिक इशू। तो मुझे लगता है जिस ढंग से लॉजिस्टिक इशू जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ओपन अप नहीं होगा, कच्चे तेल में तेजी कंटिन्यू चलती हुई दिखाई देगी। हायर साइड पे मुझे लगता है कि प्राइसेस वापस 1.35 से 1.40 तक का लेवल दिखा सकता है। बिकॉज अब हो क्या रहा है, अगर सऊदी प्रोडक्शन कर भी रहा है तो वहां पे उसको स्टोर करने के लिए टैंकर्स की रिक्वायरमेंट्स है और जब तक पुराने टैंकर्स बाहर जाके खाली नहीं होते और वापस नहीं आते हैं, तब तक स्टोरेज की इश्यूज आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है प्रोडक्शन कट भी हम सुनते हुए दिखाई दें और उसी के चलते मुझे लगता है 1.35 से 1.40 तक का लेवल दिख जाए। और इनकेस अगर आज लड़ाई अगर बंद भी हो जाती है तो सभी चीज को नॉर्मलाइज होने में कम से कम आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीने का पीरियड लगेगा। जिस ढंग से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डैमेजेस हुए हैं पिछले 19 दिन की लड़ाई के अंदर, तो आई थिंक इट विल टेक टाइम और ब्रेंट ऊपर में 138 140 तक जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि WTI और ब्रेंट के अंदर $16 का एक स्प्रेड बन चुका है, जो जनरली 3-3.5 का रहता है और $16 का बन रहा है। ये हमने लास्ट 2012 के करीब देखा था, जब सेल प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन आया था तो WTI में गिरावट थी और ब्रेंट ऊपर बढ़ रहा था। तो ये बढ़ने का मतलब ही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ रहेगा, क्योंकि प्रीमियम्स एलिवेटेड पे $97 और 112, आप ये दोनों का स्प्रेड देखिए, ये मुझे लगता है कि $20-22 तक जा सकता है। इसका मतलब है कि ब्रेंट अभी भी मजबूत है। तो यानी ऊपर 135 प्लस लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं ब्रेंट में। सपोर्ट कहां देख रहे हैं? हालांकि सपोर्ट तो लगातार प्राइसेस में इन स्तरों पर भी बना हुआ है, जो मौजूदा लेवल्स हम देख रहे हैं, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बट स्टिल अगर एक रेंज समझना चाहें तो वो आप कैसी देख रहे हैं? दिवा जी, अभी तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे डिपेंड करते हैं कि वो स्टेप बैक करते हैं या फेस ऑफ के लिए कुछ और वेट कर रहे हैं। बट एज ए सेंटिमेंटल अगर हम देखें, विक्स अभी भी 25 के करीब है और डॉलर इंडेक्स भी 100 के करीब है। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल $95 के नीचे ब्रेंट अगर होल्ड नहीं करता है, तब तक हाई पॉसिबिलिटी कि हम अपसाइड ही देखेंगे। ओके,
तो ये बातचीत हुई कच्चे तेल पर। फिलहाल अगर आप देखें ब्रेंट 112 पर ट्रेड करा है जी। अच्छा, एक बार नेचुरल गैस के भाव और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस पर भी हमने इम्पैक्ट देखा था इन तमाम डेवलपमेंट्स का। और इस समय अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में 3.5% ऊपर है हालांकि आज, और घरेलू बाजार में 300 के आसपास भाव ट्रेड कर रहे हैं। नेचुरल गैस पर क्या व्यू है अजय आपकी, और क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर रिकमेंड करेंगे? देखिए दिवाली, नेचुरल गैस में हम देखें तो ऑफ सीजन है। यहाँ पे अब पहले जो हीटिंग डिमांड थी विंटर्स को लेकर वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बट मुझे लगता है कच्चा तेल बढ़ेगा तो नेचुरल गैस को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोपियन नेचुरल गैस, क्योंकि अब यूरोप के लिए विडंबना ये है, पहले रशिया से उन्होंने सप्लाई बंद कर दी थी, फिर बाद में हम टैरिफ के चलते यूएस से कम हो जाएगा। और मेजरली जो सप्लाई आ रही थी वो कतार से आ रही थी। जिस ढंग से कतार के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हुए हैं, डैमेजेस हुए हैं, उसकी वजह से यूरोपियन नेचुरल गैस तो बहुत तेज है, यूएस गैस कम है। बट यहाँ पे भी मुझे लगता है अब 290 के ऊपर प्राइस होल्ड करने लग गई है। 320 से लेकर 340 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो नेचुरल गैस में बाय करके चलिए 295 पे। 275 का स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि वॉलिटिलिटी ज्यादा है। बट ऊपर में मुझे लगता है कि कम से कम 330 340 तक के जोन पे हम नेचुरल गैस को जाते हुए देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ से भी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। 340 350 तक के लेवल्स भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चलिए, कच्चे तेल पर तो काफी बातचीत हुई, आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की। और गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में कमजोर है। कल हमने 5000 के नीचे स्लिप होते हुए देखा था, अभी भी 4837 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर कम हुए हैं, बाइंग इंटरेस्ट एनर्जी पैक में इमर्ज हुए हैं, फंड्स उधर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि थोड़ा बैकफुट पर सोना और चांदी दोनों आते हुए दिखाई दिए हैं। चांदी भी इस समय 3.5% नीचे ट्रेड कर रही है, 74-75 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एल गोपाल एंड सन्स के पार्टनर विकास सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप सोने के भाव को, और इन भाव पर डिमांड कैसी आ रही है? क्या यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट फिजिकल मार्केट में इमर्ज हुए हैं या फिर नहीं? नमस्कार दीपाली जी, पहले तो सभी को नवरात्र और नए वर्ष की शुभकामनाएं। अभी भी जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो वार की सिचुएशन है, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो अभी गोल्ड और सिल्वर से शिफ्ट हुए हैं क्रूड ऑयल की तरफ। और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि और इंडिया में अभी मार्च एंड डिमांड एकदम स्लो है। गोल्ड इस समय मुझे लगता है कि 4,500 और 5,000 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। और बहुत ज्यादा मुझे अभी तेजी की उम्मीद नहीं लग रही है जब तक वॉर एंड नहीं हो जाता है। और जब वॉर एंड होगा, और ये साल हमें काफी वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखने मिलेगी। हालांकि जब डिमांड निकलेगी और ये सब चीज सेटल हो जाएगी तो मुझे लगता है कि गोल्ड फिर से एक अपनी नई रैली और नया हाई लगाएगा। ओके, तो अभी नियर टर्म में आप रेंज क्या देख रहे हैं सोने की? और क्योंकि हल्का तो हुआ है, यहाँ से और कितना हल्का हो सकता है, क्या लगता है आपको? यहाँ से मुझे मैक्सिमम $150-200 का और एक करेक्शन दिख रहा है। बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद दिख रही है क्योंकि वार मोस्ट अपने लास्ट फेज में चल रहा है। और हालांकि डिमांड नहीं होने की वजह से और जो इन्वेस्टर है उनके शिफ्ट होने की वजह से ही गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। और जैसे ये वॉर खत्म होगा मुझे लगता है वापस से ऊपर ही जाएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा फिजिकल मार्केट में क्या एक्शन है? किस तरीके की बाइंग देखने को मिल रही है या फिर किस तरीके के ट्रेंड्स है फिलहाल? फिजिकल मार्केट में हालांकि अभी बहुत ज्यादा भी डिमांड नहीं है। ओवरऑल आप अगर सेल्स रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर मार्च के हिसाब से इस साल अभी अराउंड 40 से 50% मार्केट में अभी डिमांड कम है। और मार्च के बाद वेडिंग सीजन चालू हो तब नई बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और डेफिनेटली जो वेडिंग कस्टमर वो तो लेंगे ही, उनके लिए अभी क्या है, मार्च एंडिंग की वजह से वो थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये स्थिति है फिजिकल मार्केट की। प्राइसेस पर सोने पर बातचीत हुई। अजय केडिया का व्यू भी सोने पर ले लेते हैं, फिर मोहम्मद इमरान हमारे साथ वापस भी कनेक्टेड है, उनका क्विक टेक लेंगे कच्चे तेल पर, वो क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। लेकिन अजय, क्या रहा है आपके सोने पर? दीपाली, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अजीब चीज हमने देखी। 28 तारीख को जब पहला अटैक हुआ था उसके बावजूद हमने सोने में गिरावट आते हुए देखी। ये दर्शाता है कि जो वॉर प्रीमियम है वो इस वक्त बिल्टअप नहीं कर पा रहा है। एक चीज ये भी देखी जाती है कि वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड और दुबई एक तरह का फाइनेंशियल हब माना जाता है ट्रांजेक्शन के लिए। और जिस ढंग से दुबई पे बैक टू बैक अगर हमले हुए हैं उससे सेंटिमेंट काफी खराब हुआ है। थोड़ा पैसा हम बोल सकते हैं एनर्जी पे गया है, बट कुल मिला के
कैश पे बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग आती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट कल फेड की जो बैठक थी वहां पे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पहले एग्रेसिव रेट कट्स की बात हो रही थी, अब 2 की जगह पे 1 रेट कट 2026 में और 2027 में उम्मीद है। बट मुझे लगता है इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके से रेट कट की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी 2026 में, और उसकी वजह से भी प्राइजेस में दबाव रहेगा। इमीडिएटली 5000 के नीचे जब तक टिका हुआ है, फेज मैनर में मुझे लगता है प्राइजेस 4720 से लेकर 4400 तक का लेवल फिर से दिख जाएगा। हाँ, कल की बड़ी गिरावट के बाद आज थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर दबाव और बढ़ेगा। जो 4400 का पिछला लो था वो भी तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए सोने में। जनरली लड़ाई के जैसे कोई लड़ाई या ऐसा इवेंट आता है तो इनिशियली सोने चांदी में गिरावट आती है और फिर एक बैकअप बाइंग आती है। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है कि मार्केट एटलीस्ट 15-20 दिन महीने भर गिरावट में रहेगा और वॉलिडिटी के साथ गिरावट आएगी। ओके, तो ये बात तो सोने की हुई, चांदी पर भी व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक व्यू एक कच्चे तेल पर मोहम्मद इमरान का हम ले लेते हैं, वो रिकनेक्टेड है हमारे साथ। इमरान नमस्कार। कच्चे तेल पर इनफैक्ट हम बातचीत कर रहे थे, क्या सलाह आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं अभी, क्या व्यू है आपका प्राइसेस को लेकर, क्या सजेशंस हैं? तो प्राइसेस के लिए हम शॉर्ट टर्म में बुलिश हैं, बिकॉज जितना भी जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट मिडिल ईस्ट में हो रहा है, तो आप ये देखिए कि प्रोडक्शन कट्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 10 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन कट है, और इवन जो रिफाइनिंग कैपेसिटीज हैं वो भी डिक्लाइन हुई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर रिफाइनिंग कैपेसिटी शट डाउन होती है नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, तो वो 1 से 2 हफ्ते में रिकवर हो जाती है। बट अभी के केस में जो वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए रह सकता है। तो इसके लिए हमें दिखता है कि प्राइसेस इवन शॉर्ट टर्म में प्राइसेस करेक्शन आएगा तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और आप देखें जो इंडियन बास्केट है वो ऑलरेडी आज की रेट में अगर बताऊं तो दुबई और ओमानी फ्री ऑन बोर्ड जो क्रूड ऑयल है वो $158 के आसपास है, और मार्च का अगर आप एवरेज देखेंगे इंडियन बास्केट का तो वो $111 के आसपास है। तो आप ये देखिए कि ये $111 है, ये आगे बढ़ने ही वाला है। तो प्राइसेस में अभी भी हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइसेस पे वो रिफ्लेक्ट नहीं है, बट एक्चुअली में प्राइसेस और भी ज्यादा होने चाहिए। तो ओवरऑल तो हम शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बुलिश हैं। ब्रेंट $130 तक ट्रेड हो सकता है, और WTI क्योंकि वो यूएस में ट्रेड होता है उसका इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बट वो भी लगभग 95 से $105 के बीच में ट्रेड करेगा, डिपेंडिंग ऑन दी डेवलपमेंट ऑन इन मिडिल ईस्ट। ओके, तो चलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, और उसी के बाद प्राइसेस उसी तरीके से रिएक्ट कर भी रहे हैं। और जैसे इमरान ने कहा, यहाँ से प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं और तेजी यहाँ से फर्दर देखने को मिल सकती है। सिमिलर अजय केडिया ने भी राय दी। थैंक यू इमरान आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। विकास आपका भी शुक्रिया सोने पर अपने स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं, बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। पहले तो सिल्वर पर बताइए, क्या राय है आपकी, कितना और डाउन साइड आप देख रहे हैं? लगातार यहाँ पर प्रेशर सस्टेन कर रहा है। तो भाई देखिए, चांदी हम इंडस्ट्रियल मेटल के लिए जाने जाते हैं, और जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, इंडस्ट्रियल डिमांड भी घटती हुई दिखाई देगी। इस वक्त भी प्राइस करीबन 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है ये $70 का लेवल दिखा सकती है। तो करंट लेवल से भी एमसीएक्स पे अगर हम बात करें तो 2,42,000 2,42,000 पे बेच के चलिए, 2,45,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में मुझे लगता है कि करीबन 2,36,000 तक के भी लेवल देख पाएंगे। सोने चांदी दोनों में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, अच्छा, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है आज के सेशन में, डिप्स पर कहीं बाय करें, क्योंकि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल 2-2.5% तक की गिरावट है यहाँ। देखिए, 3 महीने पहले जो हवा बनी हुई थी, कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, कॉपर इज अ न्यू सिल्वर, देखिए लॉन्ग टर्म डेफिनेटली अच्छे रहेंगे, इंडस्ट्री को डिमांड रहेगी। बट टाइमिंग जो सेल ऑफ हम पूरे ही एसेट क्लास में देख रहे हैं, इसमें भी दबाव बनेगा। हालांकि यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1100 के आसपास का एक सपोर्ट मिलेगा। बट अभी मुझे लगता है 1130 पे बेचिए, 1144 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1100 तक के टारगेट कॉपर में मिलेंगे। जिंक ने 310 का लेवल तोड़ चुका है, यहाँ पे भी दबाव बढ़ेगा, तो 310 पे बेचिए, 313 के स्टॉप लॉस से 304 तक का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम सरप्राइज मूव है, बिकॉज 9% की ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब हुई है बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन। डिस्पाइट दैट हमने 350 का लेवल भी देखा, बट आज दबाव बढ़ रहा है, तो 339 पे बेचिए, 343 के स्टॉप लॉस से 330 तक का लेवल इधर भी मिलेगा। तो टेम्पररी हम देखेंगे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में दबाव रहेगा।
ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकता है। एग्री बाजार की तरफ रुक करते हैं, जहां पर स्पाइसेस में क्लियरली प्रेशर है। आज के सेशन में कोरिएंडर, टर्मरिक, जीरा तीनों ही लाल निशान में, ज्यादा पेन टर्मरिक में देखने को मिल रहा है। क्या व्यू स्पाइसेस पर, कोई ट्रेडिंग व्यू यहाँ? मोस्टली स्टेबल है। देखिए क्रॉप साइज कम है, जीरे धनिये में वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, बट जो सेल ऑफ आज इक्विटी में, कमोडिटी में, उसकी वजह से सेंटिमेंट भी खराब है। तो जीरे में मुझे लगता है आज प्योरली इंट्राडे में 22,400 पे बेचिए, 22,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 22,100 का टारगेट रहेगा। धनिया के अंदर क्रॉप साइज बहुत कम है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। करंट लेवल पे सेल की सलाह नहीं है। हाँ, 11,400 तक, 11,200 तक आता है तो वहां पे हम लोग रिव्यू करके बाय करेंगे, बट शॉर्ट में मत फंसे। हाँ, हल्दी मुझे लगता है कि एक दायरे में है, तो यहाँ पे 14.5 के नीचे नहीं तो 15 के ऊपर भी नहीं है टाइम बिंग, तो यहाँ पे आप 14,800 पे बेचिए, 14,950 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,400 का टारगेट रहेगा, बट एग्रेसिव शॉर्ट मत करके चलिए। और ग्वार पैक पर क्या व्यू होगा? मैं कमोडिटी नहीं सुन पाया। ग्वार गम, ग्वार सीड पर क्या व्यू होगा आपका? दीपाली जी, गवार गम वैसे तो देखिए यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए। एज ऑफ नाउ मार्केट काफी सुस्त है, बट यहाँ पे भी शॉर्ट ना कीजिए। 5400 पे लेके चलिए, 5320 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5550 का टारगेट रहेगा। गवार गम 10,000 के लेवल को बिल्कुल अच्छे से होल्ड कर रहा है। 10,000 पे लीजिए, 9,850 के स्टॉप लॉस से 10,250 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल काफी कमोडिटी ये स्टडी रहेगी, बट धीरे धीरे मोमेंटम क्रिएट होता रहेगा। ओके, हालांकि आज के सेशन में ग्वार गम में हम 10,000 के लेवल्स देख रहे हैं, थोड़ा प्रेशर यहाँ क्लियरली है। ग्वार सीड भी दबाव में ही कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, यहाँ कोई खास एक्शन नहीं है। कास्टर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में, लेकिन स्पाइसेस के पैक में डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए, शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया अजय आने के लिए शो में, सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप पे तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।